प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा ही बच्चों आप सब जानते हो कि हम चर्चा कर रहे हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज आपका जो सेकंड चैप्टर है वो भी लास्ट स्टेज पे है। यानी आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या जो सेकंड चैप्टर है वो फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो इससे जो रिलेटेड मुख्य बातें थी वो लगभग आपको बता दी गई हैं। जैसे इसके अंदर कुछ टॉपिक थे जैसे ओपन सेट्स, क्लोज सेट, या जिनके बारे में कुछ और जानकारी, कनेक्टेड सेट क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है वो। अब कुछ बातें और, एक तो आपकी जो हेनी-बोरेल थ्योरम है, जो एचबी थ्योरम जिसे आप कहते हो, एक वो रह गई है और एक जॉर्डन आर्क क्या होता है वो रह गया है। तो आज इस लेक्चर के अंदर उन दोनों टॉपिक को कवर करते हैं और इस चैप्टर नंबर 2 को फिनिश करते हैं। तो देखिए, हेनी-बोरेल थ्योरम का सबसे पहले बच्चों स्टेटमेंट याद रखना जरूरी है। स्टेटमेंट याद रखना जरूरी है क्योंकि कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर है कि एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट इज कॉम्पैक्ट। ये हमें सिद्ध करना है, यानी प्रत्येक बंद और परिबद्ध जो सेट होगा वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले तो आपको सेट समुच्चय होगा, सेट समुच्चय की डेफिनेशन याद होनी चाहिए भी क्या होती है। फिर आपको ये बताया था कि कोई सेट है, मान लीजिए S, इसके जितने भी ऐसे ओपन कवर है, जितने भी ओपन कवर। अब ओपन कवर क्या होता है वो आपको मैंने एकदम बढ़िया तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू बताया था कि भाई यदि कोई भी ऐसा जो सेट, यानी जो ओपन सेट का यूनियन करके भी कोई हम नया सेट बनाते हैं और वो इसे कंप्लीट कंटेन कर ले, यानी A1 यूनियन A2 इस तरीके से A3, जो भी इस तरीके से AI जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको लेकर आप एक यूनियन लेके कोई नया इंटरवल बनाते हो, नया सेट बनाते हो, वो यदि इसे कंटेन कर ले कंप्लीट तो वो उसका ओपन कवर होता है। ठीक है, और इसी का कोई सबसेट हो, यदि वो इसे कंटेन कर ले तो वो इसका क्या बन जाएगा, सब कवर। ठीक है, तो यदि प्रत्येक ओपन कवर के कोरस्पॉन्डिंग यदि आपके पास उस सेट का सब कवर एग्जिस्ट कर जाए तो आप उसको क्या कहते हो, कॉम्पैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना है और यही इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है भी प्रत्येक संवृत एवं परिबद्ध समुच्चय क्या होता है, आपका कॉम्पैक्ट होगा। तो देखिए, तो मैंने क्या किया, देखो बच्चों मैं सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, लैंग्वेज आप बुक से तैयार करोगे। ठीक है, माना S कोई परिबद्ध व बंद समुच्चय है, ये कॉम्पैक्ट होगा, मुझे ये सिद्ध करना है। तो मैंने क्या मान लिया, माना AI इसका ओपन कवर है। मैंने इसका क्या मान लिया बच्चों, AI क्या है, इसका ओपन कवर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका मैंने कोई AI बना लिया। ठीक है, मुझे सिद्ध करना है कि ये इसका सब कवर है, तो मैं मान के चल रहा हूँ तथा एक बार मान लिया कि AI सब कवर नहीं है। मान लिया मैंने AI सब कवर नहीं है। ठीक है, एक बार मान के चलिए, क्योंकि हम क्लोज्ड एंड बाउंडेड के फॉर्म में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड ही होगा। क्लियर है इतना, तो ये भी क्या होगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा। यानी बाउंडेड होने का मतलब क्लोज्ड चाहे मैं इसको ना लूँ, ओपन है लेकिन क्लोज्ड तो नहीं है, सॉरी ये बाउंडेड तो होगा। इतनी बात तो मैं लिख सकता हूँ, यानी मैं AI जो है बच्चों उसको बाउंडेड तो ले सकता हूँ। ठीक है, अब ये इसको कंटेन नहीं कर रहा है। जैसे मान लो आपका S है, फॉर एग्जांपल ये S मान लो एक बार। ठीक है, ये आपका S मान लो। अब यदि मान लीजिए माँ आप इसको 4, ये एक स्क्वायर बन गया नहीं बन गया, जिसकी साइड A है, तो इसके कोऑर्डिनेट में कुछ ऐसे लिख देता हूँ, A माइनस A माइनस A माइनस A एंड माइनस A कोमा A। तो इसकी जो बच्चों साइड की लेंथ है वो क्या होगी, A होगी या नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात दिमाग में आई है नहीं है, वो एक बार देखिए।
ये बच्चों मैं एक बार एस मान के चलाऊँ, ठीक है, ये इसका ओपन कवर है, वो इस बाउंडेड हो भाई जो पॉइंट है, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, एस को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे एस को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बच्चों देखो, कंटेंट कंप्लीट करने के लिए भाई जैसे मान लो भाई एस है, उसका सब कवर यदि एग्जिस्ट एआई में कर रहा है, नहीं कर रहा है, सॉरी, यदि मान लीजिए एआई में कंटेंट नहीं कर रहा है पूरा का पूरा, वो उसका कोई सब कवर उसके अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि मिनिमम एस का एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो एआई में नहीं है। बात समझ आ रही है? मैं जो बोल रहा हूँ बच्चों वो ध्यान से सुनिए, मेरे कहने का अर्थ क्या है कि ए इसका ओपन कवर तो है, ठीक है, लेकिन इसका ए का कोई सब कवर इसका नहीं हो रहा है, ठीक है। भाई मुझे ये सिद्ध करना है कि भाई इसका सब कवर एग्जिस्ट है, मैं मानो भी ए ओपन कवर तो है लेकिन एआई का कोई पार्ट नहीं है, कोई सबसेट नहीं है जो इसको कवर कर रहा हूँ, मैं ये मान के चला हूँ एक बार। यदि वो नहीं कर रहा है तो मिनिमम मेरे पास कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा एस का, ये जो कंप्लीट एस मेरा बनाया हुआ है, जो एआई के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे। यहाँ पे आपको लिखना होगा, यानी यदि मैं लिख देता हूँ, यदि एआई एस का में इसका सब कवर विद्यमान नहीं है, तो एस का कम से कम एक बिंदु अवश्य होगा जो एआई में नहीं है, ठीक है। कम से कम बच्चों मिनिमम एक मान के चल रहा हूँ, भाई एक भी हो गया ना बात, तो मतलब वो इसका सब कवर नहीं हो बने पाएगा। तो अब मान लीजिए भाई वो जो पॉइंट है वो कहाँ ही होगा, इसमें कहीं भी हो सकता है। मान लिया मैंने इसके अंदर आ रहा है, इसको मैं नाम दे दिया S1, यानी अब जो इतना पार्ट बना, अब ये जो बच्चों आपका इतना पार्ट बनाए, इसको ये नाम दे दिया जाए S1, और मैंने मान लिया कि S1 का ये बिंदु फॉर एग्जांपल कि भी इसके अंदर नहीं आ रहे, यानी फिर इतना जो पार्ट है इसका तो सब कवर एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको फिर हम हटा देते हैं। अब मैं इस पे आता हूँ, भाई जिसके अंदर नहीं रहा, फिर मैं इसके, तो इसकी जो साइड है वो कितनी, a/2 है या नहीं है, पता हो गया। अब वापस इसके जो मैं 4 पार्ट करूँगा, वापस इसके मैं 4 पार्ट करूँगा, तो फिर वो a/2 की स्क्वायर कुछ ऐसे आ जाएगी। तो अब ये जो पॉइंट मान लो, फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मान लो इस पार्ट के अंदर S1 वाला जो पॉइंट है वो अब इनमें कहाँ होगा, ये तो नहीं पता ना आपको। तो इतना कंफर्म पता है कि इन चारों में से किसी ने किसी एक पार्ट में करेगा, उस पार्ट को जिसके मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो इसके अंदर कर रहे हैं S2, ऐसे 2 के अंदर वो पॉइंट बिलोंग कर रहे हैं। तो अब ये प्रोसेस मैं रेगुलरली करता जाता हूँ, अब ये प्रोसेस मैं क्या करता हूँ, रेगुलरली करता जाता हूँ। ये एआई था, ये आपका एस था, ठीक है। तो अब जब मैं ये प्रोसेस करता जाऊँगा इस तरीके से मैं इनफाइनाइट यानी एन को आगे बढ़ाता जाता हूँ, तो जो मेरे पास जो ये स्क्वायर के पार्ट होते जाएंगे वो कुछ इस तरीके से होते जाएंगे, नहीं होते जाएंगे, ठीक है। मैं फिर इसके 4 पार्ट करूँगा, फिर आगे एक पॉइंट देखूँगा अभी, हाँ क्या कौन सा पॉइंट है जो नहीं आ रहा, भाई मुझे उस पॉइंट तक एग्जैक्ट पहुँचना है। तो इस तरीके से मैं पार्ट करता जाता हूँ, लास्ट में मेरे पास वो पॉइंट आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन वो पॉइंट तो बहुत छोटा हो जाएगा, वो पॉइंट तो बहुत छोटा पार्ट हो जाएगा। यदि n पार्ट तक करने के बाद भी वो उसके अंदर नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या एआई उसका ओपन कवर रहेगा। फिर आप ये सोचिए ना, यदि मान लीजिए कि वो उसके अंदर n पार्ट तक नहीं आएगा, भाई यदि ये बात मैं लिखता जाता हूँ भी एक पॉइंट मिनिमम है जो इसके सब कवर में नहीं आ रहा है, तो यदि मैं ऐसे पॉइंट को आगे बढ़ाता जाऊँ, जैसे मैंने फिर पार्ट किया, मैं मान देता हूँ कि वो पॉइंट उसके अंदर नहीं आ रहा है, फिर मैं 4 पार्ट करूँ उसके, फिर मैं ये मान लूँ भी वो पॉइंट इसके अंदर नहीं है, तो मैं इसके n पार्ट कर दूँ, तो इसका मतलब क्या वो पॉइंट उसके अंदर यदि नहीं आएगा तो फिर इस हिसाब से तो एआई उसका ओपन कवर ही नहीं रहेगा। इस हिसाब से यदि यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा और यदि मैं फिर भी कहता हूँ कि वो पॉइंट उसके अंदर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब एआई है वो ओपन कवर नहीं होगा।
जो उपरोक्त मान्यता का विरोधाभास है। एक तरीके से हम ओपन कवर लेके चल रहे हैं, लेकिन यदि इसका सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि एस बाउंडेड है। आप कहोगे सर होना क्यों जरूरी है? क्योंकि एस बाउंडेड है, परिबद्ध है। परिबद्ध होने का मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमें पता है कहाँ से कहाँ तक है, और एन पार्ट तक जाने के बाद भी यदि मैं उस एलिमेंट को ही नहीं पता कर पा रहा हूँ तो फिर क्या वो बाउंडेड रहा? वो बाउंडेड हुआ ही नहीं। बात समझ आई है नहीं? रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। भी हमने क्या किया, एस दिया हुआ है हमें कि बाउंडेड है और क्लोज्ड है, यानी बंद है। अब ए उसका ओपन कवर है, ए उसका ओपन कवर है, मतलब हो गया कि ए जो है वो एस को कवर तो कर रहा है कंप्लीट। अब हमें ये पता करना है कि भी उसका कोई सब कवर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा एस के लिए। यदि कर जाता है तो वो कॉम्पैक्ट है, अदरवाइज वो कॉम्पैक्ट नहीं है। तो आप इस प्रोसेस को समझो भाई। जब मान लो मैंने एस लिया, एस कैसा भी हो सकता है, मैं राउंड बना दूं, सर्कल बना दूं, कैसा भी बनाया जा सकता है। तो जब हमने मान लिया भाई एस के अंदर भी कॉम्पैक्ट सेट नहीं होने के लिए कोई ज़्यादा पॉइंट की जरूरत नहीं है। यदि केवल एक भी ऐसा पॉइंट हो ना जो उसके अंदर नहीं आई तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, सब कवर में नहीं आई, ठीक है, तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो मैंने वो एक पॉइंट मान लिया, अभी वो इसके 4 पार्ट किए। अब वो इतना तो कन्फर्म है भी इन 4 पार्ट में से कहीं ना कहीं एक जगह मौजूद होगा। मैंने वो इस चौथे पार्ट में मान लिया, इसमें मान लो भाई मिनिमम 1 पॉइंट हो सकता है ज़्यादा। फिर मैंने क्या किया, अब उस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन तो मुझको अभी भी नहीं पता चली। फिर मैंने इसके और एक 4 पार्ट कर दिए, मैं थोड़ा सा और उसके पास आया। इस तरीके से मैं n पार्ट उसके करता जाता हूँ, ठीक है। अब वो n पार्ट आने पर जो पॉइंट आएगा वो मुझे फाइनाइट कुछ ना कुछ पता तो होना चाहिए। फिर भी यदि मैं ये कह रहा हूँ बाहर आ रहा है, उससे बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड और बाउंडेड हो गया ना। तो फिर क्लोज्ड रहेगा ना इससे बाउंडेड रहेगा। यदि पॉइंट इससे बाहर जा रहा है बार बार में एक से, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पॉइंट है ए के अंदर एग्जिस्ट करेगा। जैन जो ऊपर बात मानी उसको वो गलत साबित कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो ए के अंदर एग्जिस्ट करेगा पक्का, और यदि एग्जिस्ट करता है तो वो सेट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये हेनी बोरेल थ्योरम का मुख्य स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। हेनी बोरेल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि जो कॉम्पैक्ट सेट होता है बच्चों वो क्लोज्ड और बाउंडेड होता है। क्लोज्ड और बाउंडेड होने का रीज़न ये हो गया क्योंकि कोई भी जो उसका ओपन कवर है उसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करना जरूरी है। अब आप इसको रिवर्सली समझो भाई, जो कॉम्पैक्ट सेट की आपकी डेफिनेशन है, कॉम्पैक्ट सेट की जो आपकी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा था भी उसके जितने भी ओपन कवर है उनमें के फाइनाइट सब कवर यानी उनके कोई सबसेट हो, ठीक है, यानी तो उसके फाइनाइट सब कवर क्या करने चाहिए, यहाँ पे एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है, फाइनाइट सब कवर। अब यदि फाइनाइट है, परिभाषित है सब कवर, तो बंद हो रहा है, कवर होने का मतलब उसको कवर किया यानी आपने बंद किया। बंद किसे किया जा सकता है, बंद किसे किया जा सकता है, जो बाउंडेड हो, यानी हमें इसकी परिसीमा पता हो। हाँ भी इसका साइज इतना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डेस्टर है, यदि आपको इसको किसी कवर के अंदर, बॉक्स के अंदर बंद करना है, कोई भी पैकिंग करनी है इसकी, तो इसका साइज तो पता है ना आपका, ये परिमित है, बाउंडेड है, तो ही बंद हो सकता है, अदरवाइज तो ये बंद होगा ही नहीं। यदि खुला हुआ हो तो बंद कर सकते हो क्या, नहीं, कि जैसे आकाश है नहीं किया जा सकता बंद, क्योंकि वो पूरा फैला हुआ है। बंद उसी को किया जा सकता है जो क्लोज्ड और बाउंडेड हो, यानी कवर उसी का ही होगा जो क्लोज्ड और बाउंडेड हो, ठीक है। इसका रिवर्स मतलब यही तो हुआ ना भी, यदि कवर किया जा सकता है उसको फाइनाइटली तो वो क्लोज्ड भी हो गया और वो बाउंडेड भी हो गया। तो ये आपका हेनी बोरेल थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूव है। और जो लैंग्वेज आप बुक से तैयार कर सकते हो, बाकी जो प्रोसेस है वो मैंने सारी आपको समझा दी है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। जो जॉर्डन आर्क है सिंपल सी प्रोसेस है बच्चों, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए
जॉर्डन आर्क क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आप समझिए, सिंपल सीधी बात। मान लीजिए बच्चों x आपके पास t का कोई फलन है, फंक्शन है t का, ठीक है। y भी आपके पास t का कोई अदर फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल x तो मान लो मैं t² + 2t ले लूँ और y को t³ ले लूँ, इस तरीके का कोई भी फलन मान लो, ठीक है, क्लियर होगी। और इनसे मिलकर मैं यदि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता हूँ, t यहाँ पे आप रियल नंबर ले सकते हो, t यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, ओके, t को कोई क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर है। लेकिन हम जो केस पढ़ रहे हैं कि हम एक आर्क को लेना चाहते हैं। आर्क की क्या होती है बेटा कि जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। आर्क की लेंथ क्या होगी, फिक्स होगी, चाप लगाना है, इतनी लंबाई का लगाना है। तो इसके लिए हम क्या मानते हैं, टी क्या है कि अल्फा बीटा से बिलोंग कर रहा है सबसेट ऑफ आर। अब बात समझ आ गई, यानी टी है तो रियल नंबर, लेकिन हमें ये पता होगा कहाँ से कहाँ के बीच है, ओके। कोई इंटरवल है, कोई ओपन सेट है, उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ये रियल नंबर का सबसेट है। क्लियर हो गया। तो आप ये देखिए कि जैसे जैसे मैं टी की अलग अलग वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा इसके अंदर, वैसे वैसे आपको Z1 Z2 अलग अलग वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, अलग अलग वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्लियर है इतना तो। वैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसा बन जाता है Z1 = 2t + i⁻t³, कुछ ऐसा मान लीजिए। तो मैं यदि यहाँ पे t की अलग अलग वैल्यू पुट करता हूँ, कोई भी इंटरवल हो, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 2 दे दिया, तो 1.01 1.02 ऐसे अलग अलग वैल्यू यदि मैं यहाँ पे रखता जाता हूँ, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे अलग अलग Z1 मेरे पास जनरेट होते जाएंगे, नहीं अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, अलग अलग काफ़ी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। परंतु यदि कुछ ऐसा आ जाए, यदि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा आ जाए T4 कुछ ऐसा हो जाए और इंटरवल -2 से 2 हो, तो बेटा इसका जो -1, ये जो दो पॉइंट होंगे, उन दोनों पर जो Z1 है और एक Z2 मान लिया, इसके लिए Z1 मान लिया, इसके लिए Z2, क्या सेम नहीं हो जाएंगे क्या इस वक्र के लिए इन दोनों के अलग अलग मानों पर Z1 Z2 जो दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास आ रहे हैं, वो दोनों के दोनों एक जैसे नहीं हो जाएंगे क्या। सिर्फ इतना सोचिए आप, दोनों के दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना। तो यदि ऐसा हो, मान लो आपका कोई भी आर्क है, जैसे बंद ऐसा है, यदि मान लीजिए वो एक ही पॉइंट पर 2 बार आया, 2 बार आने का मतलब वो कुछ ऐसा मान सकते हो। तो इस पॉइंट को आप क्या कहते हो, बहुल बिंदु। यानी क्योंकि इस पॉइंट पे आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो आर्क है, यानी अलग अलग आप कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, उनको मिलाओगे तो कोई ना कोई आर्क बनेगा या नहीं बनेगा, कोई ना कोई चाप बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे मान लो आपके पास ये आया, ऐसे अलग अलग पॉइंट आई, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो आपने इनको ऐसे मिलाया, तो कोई ना कोई आर्क बना, कोई ना कोई चाप बना हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग आर्क आई, चाप आएंगे हमारे पास। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि किसी पॉइंट के लिए वो 2 बार आ जाए, तो वो इस तरीके से क्या हो जाएगा, बंद नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके के जो पॉइंट होंगे उनको क्या बोला जाता है, बहुल बिंदु। और इस तरीके को वक्र को बोला जाता है सरल बंद वक्र, ठीक है। इस तरीके के वक्र को क्या बोला जाता है, सरल बंद वक्र बोला जाता है। इस तरीके से पॉइंट को क्या बोला जाता है, बहुल बिंदु, ठीक है। अब यदि जॉर्डन आर्क किसी से रिलेटेड है, अब यदि कोई ऐसा वक्र हो जिसका कोई भी बिंदु बहुल बिंदु न हो, ऐसा वक्र जिसका कोई भी बिंदु बहुल बिंदु न हो, यानी ऐसा आप कोई भी, यदि कोई ऐसा इंटरवल हो जिसके लिए आप फिर टी की अलग अलग वैल्यू पुट करते हो और जितने भी आपके पास जेड आते हैं वो अलग अलग आते हैं, यानी जो वक्र है वो दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा तो वो बंद नहीं होगा। भाई यदि मान लो वक्र चल रहा है, यहाँ से चला, किसी पॉइंट के बाद ये वापस यदि इसी पॉइंट पे आया तो घूम फिर के बंद कर देगा, इसको बंद नहीं होना चाहिए। यदि वो बंद नहीं होगा, बहुल बिंदु नहीं होगा, तो इस तरीके का जो भी आर्क बनेगा, जैसे ये, तो इस तरीके के आर्क को आप क्या कहते हो,
जॉर्डन आर्क कहते हो, यानी जोरदार चाप कहते हो। बात समझ आ गई या नहीं आई? भाई जोरदार चाप क्या है कि यदि x t का कोई फलन है, y t का कोई फलन है, जहाँ t किसी इंटरवल यानी सबसेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कुछ भी पॉसिबल है इस इंटरवल से, तो जब आप t की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो अलग अलग आपके पास z आएंगे। जब आप उनको मिलाओगे तो कोई ना कोई चाप बनेगा। यदि ऐसा हो जाए कि किसी दो अलग अलग पॉइंट के लिए z की दो वैल्यू एक जैसी आई, जैसे मान लो sin t cos t हो जाए, यदि z की दो अलग अलग वैल्यू के लिए t की दो अलग अलग वैल्यू के लिए z की दो वैल्यू एक जैसी आई, उस कंडीशन में वो बिंदु हो जाएगा बहुल बिंदु और वक्र हो जाएगा सरल बंद वक्र। परंतु यदि ऐसा ना हो, यानी वैल्यू अलग अलग रखने पर z अलग अलग आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो भी आर्क प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? जॉर्डन आर्क कहलाएगा, यानी आपका जोड़ता चाप कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसा वक्र जिसका कोई भी बिंदु बहुल बिंदु नहीं हो उसे क्या बोला जाता है बच्चों? जोड़दार चाप बोला जाता है। एक जोड़दार की बारे में एक बात और है कि कोई भी जोड़दार चाप होगा वो कोई भी प्लेन है, वक्र है, तो इसके जो जोड़दार वक्र प्रमेय का बच्चों स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है, कि सम्मिश्र समतल में प्रत्येक सरल बंद जोड़दार वक्र समतल को दो विवृत प्रांतों में विभाजित करता है, जिसकी परिसीमा उस वक्र द्वारा निर्धारित होती है। जिसके लिए सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको मोड z लेस देन 1 बताता हूँ। ये क्या होगा? कुछ ऐसा लेस देन 1 ये पार्ट है, यहाँ पे डैश 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 क्यों किया है? क्योंकि ये पे इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसको दो पार्ट में कर दिया ना, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। ये देखो मैंने इसको ये बाहर वाला जो अलग सा डिजाइन दिख रहा है, ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा सुंदर बना देते हैं, एक बार थोड़ा गंदा बन गया, ठीक है बच्चों। देखो आराम से समझिए, इसको मैं बताता हूँ। भाई ये मान लीजिए z मोड z लेस देन 1 है बेटा, आप जानते हो ये एक सर्कल की कंडीशन होती है, ठीक है। अब आप इसको देखो, ये जो डॉटेड पार्ट है जिसको मैंने डॉट डॉट किया है, और बाहर वाला जिसके अंदर आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, तो ये जो वक्र है, ये जो भी आर्क है वो इसे, कईयों के माइंड में एक बात आएगी कि सर ये जोड़दार वक्र कैसे हो गया? तो बंद बेटा बंद नहीं है, क्योंकि डैश 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 किया हुआ है। इक्वलिटी होती तो बंद हो जाता है, ये तो ओपन है, यानी लाइन नहीं है, खुला है, समझे? ये जोड़दार वक्र ही है। ओके, बात समझ आई? तो ये जो जोड़दार वक्र है इसको दो अलग अलग कंडीशन में बांट रहा है, नहीं बांट रहा, एक लेस वाली और एक ग्रेटर वाली, और दोनों की जो बाउंड्री लाइन है वो किससे निर्धारित हो रही है? इसकी परिसीमा द्वारा। आई बात समझ में? तो ये जोड़दार वक्र प्रमेय है, जिसका स्टेटमेंट दोबारा पढ़ रहा हूँ कि सम्मिश्र समतल में प्रत्येक सरल बंद जोड़दार वक्र समतल को दो विवृत प्रांतों में विभाजित करता है, और जिसकी परिसीमा उस वक्र द्वारा निर्धारित होती है। तो ये जो भी वक्र है उसकी परिसीमा निर्धारित कर रहा है, नहीं कर रहा? अभी दो अलग अलग क्वालिटी के कर दिए, एक मोड z लेस देन 1, एक मोड z ग्रेटर देन 1, दो अलग अलग है, दोनों ओपन, दोनों ओपन नहीं है क्या? क्योंकि इसके इक्वल वाली तो कंडीशन नहीं आ रही है, दो विरुद्ध प्रांतों में विभाजित कर रहा है, परिसीमा इस वक्र के द्वारा निर्धारित हो रही है। और ये वक्र क्या है? जोड़दार वक्र है। जोड़दार वक्र आप कहोगे सर ये बंद है, बंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 1 की कंडीशन है। यहाँ पे किसकी कंडीशन है बच्चों? लेस की। तो इक्वलिटी है ही नहीं, तो हमने डैश 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 करके बनाया है, यानी ये लाइन जो है डैश डैश वाली वो जुड़ ही नहीं रही है। क्लियर होगी? तो बच्चों इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट है। आप सेकंड चैप्टर के कुछ आपके माइंड में आएगा सर क्वेश्चन है, तो बच्चों आप उन क्वेश्चन को देखो, आप अपने आप कर पाओगे उनको, कुछ अलग है ही नहीं। अगर फिर भी अगर कोई रहता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको पक्का डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? और नेक्स्ट लेक्चर में साथ में हम अब आपके जो कॉम्प्लेक्स के डिफरेंशिएबल, लिमिट, अवकलन, समाकलन वगैरह सब बातों पे आएंगे। ठीक है बच्चों? तो तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।